डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की जानकारी लेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। जैसे ये है आपका, ये आकृति एक त्रिभुजाकार आकृति है जो सामने आपको दिख रही है। यहाँ पर से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रिज्म ये पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ये एक असमांतर समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। तो लिखेंगे प्रिज्म क्या है। प्रिज्म ये आपका डायग्राम P Q R और ये कोण आपको हो गया A। इसका नाम हो जाएगा अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ और ये भी आपका अपवर्तक पृष्ठ है और ये आपका अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। तो यहाँ पर दो भुजाएं हैं जो असमांतर हैं और ये आपका समतल है। तो लिखेंगे कि इन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों के बीच स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। चित्रानुसार इन्हीं दो असमांतर समतल पृष्ठों के बीच या मध्य स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पूर्ण विराम। प्रकाश जिन पृष्ठों से अपवर्तित होता है उसे हम अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। जिन माध्यमों से जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है कामा उन्हें अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसे कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। इसके पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निम्न प्रकार है। n इक्वल साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A बटे 2। ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब हम इसके फार्मूले की भी चर्चा करेंगे। इसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखें तभी आपको समझ में आएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक
के लिए सूत्र की स्थापना। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका प्रिज्म है, ये ए बी और ये सी, और ये कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है और इसी बिंदु पर हमने नॉर्मल खींच दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। इस तरह से ये अभिलंब की तरफ झुक गई और इस पॉइंट पर भी हमने अभिलंब खींच दिया। ये आपका अभिलंब है। तो अब ये प्रकाश किरण सघन से यानी कांच से वाई में जा रही, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। इस प्रकार हमने इस किरण को P, इसको Q, इसको R, इसको S से व्यक्त कर दिया। और ये प्रकाश किरण आपका M, E और ये आपका N। ये आपका आपतन कोण है I और ये आपका अपवर्तन कोण है R। अब यहाँ से यहाँ के लिए ये आपका अपवर्तन कोण R डैश है और ये आपका निर्गत कोण I डैश है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक बात और अच्छे समझना होगा, विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण, तो ये आपतित किरण, ये हमने बढ़ा दिया आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका कुछ इस तरह निर्गत प्रकाश किरण है, इसको हमने ऐसे बढ़ाया। तो ये जो कोण बनता है डेल्टा, इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर, जिसे हम कहेंगे विचलन कोण। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण की स्थिति में डेल्टा डेल्टा m के बराबर होता है, I डैश के बराबर होता है और R डैश के बराबर होता है तथा BC इसके समांतर होगा, तथा BC समानांतर QR। विचलन कोण क्या होता है? इसमें एक निश्चित आपतन कोण के लिए पहले तो एकाएक मान आपका घटता है, बढ़ता है, फिर आपका एक ऐसा मान आता है जिसके लिए आपतन कोण के एक निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है और उसके बाद फिर से कोण बढ़ने लगता है। इसका अनुमानित ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। ये आपका अनुमानित ग्राफ है, ये जो समकोणिक वक्र की या परवलय की भांति होता है। पहले आपतन कोण के लिए जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान घटेगा। तत्पश्चात एक निश्चित समय के बाद आपतन कोण फिर से विचलन कोण बढ़ने लगता है। तो जिस आपतन कोण के लिए विचलन सबसे कम होता है उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसका वक्र समकोणिक परवलय की भांति होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के कटार बिंदु को या इनके बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। और विचलन की स्थिति में डेल्टा डेल्टा m के बराबर, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर, अपवर्तन कोण इसके बराबर हो जाएगा। हम इसकी चर्चा फिर से करेंगे, आप पहले इसको अच्छे से देखें, सुनें और समझें। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की हम चर्चा भी करे दे रहे हैं। ये आपका कुछ इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। ये इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम D है और इसका नाम डेल्टा है। तो लिखेंगे त्रिभुज DQR में, DQR में ये कोण आपका बहिष कोण है और बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कुछ इस तरह इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। तो यदि ये कोण आपका I है और ये कोण आपका R है तो इसका मान हो जाएगा I माइनस R। तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल कोण Q प्लस कोण R, कोण Q प्लस का कोण R। तो यहाँ पर हम बहिष कोण की बात करते हैं D की, तो डेल्टा इक्वल, अब ये पूरा टोटल कोण I है और ये आपका R है तो इसका मान क्या हो जाएगा I माइनस R, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपका I डैश है और R डैश निकल गया तो इसका मान हो जाएगा I डैश माइनस का R डैश।
तो डेल्टा इक्वल आई प्लस का आई डैश और माइनस कॉमन हो गया तो आर प्लस का आर डैश, और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ये हम चतुर्भुज आपको दिखा देते हैं। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में यहाँ पर कोई दो कोण आपके 90 अंश है। आप बताइए कौन से कोण 90 अंश है? तो ये कोण आपका 90 अंश है क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये कोण भी आपका 90 अंश है क्योंकि नॉर्मल है। और चतुर्भुज के चारों कोणों के ऊपर 360 अंश होता है। ये 90 तो 180 हो गया। इसका मतलब ये और ये आपका 180 अंश होगा। इस प्रकार कोण ए प्लस कोण ई, ए प्लस कोण ई बराबर 180 अंश, और ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ये त्रिभुज की, त्रिभुज क्यू आर ई में, त्रिभुज क्यू ई आर में। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा? कोण आर प्लस आर डैश प्लस का ई बराबर 180 अंश, और ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया है। तो इस प्रकार समीकरण 2 और 3 आप देख रहे हैं। यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, ये आपका ए, यहाँ पर ये बराबर 180 अंश, यानी आर प्लस आर डैश ए के बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा? ए प्लस ई बराबर आर प्लस आर डैश प्लस का ई, कोण ए प्लस ई, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180, बराबर आर प्लस आर डैश और प्लस का ई, ई से ई कैंसिल हो गया तो ए बराबर आर प्लस का आर डैश, और ये आपका समीकरण नंबर बन गया है नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका हो गया 4th। तो अब हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं विचलन कोण की स्थिति में। विचलन, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जैसा कि हमने बताया, डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होगा, आई आई डैश के बराबर होगा, आर आर डैश के बराबर होगा, और आधार अपवर्तित किरण के समांतर होती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये बराबर ये को समीकरण 1 में रखने पर, अब एक आपका क्या है? डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस का आर डैश। तो डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम और आई प्लस का आई, क्योंकि आई आई डैश के बराबर है, आर प्लस का आर, तो डेल्टा एम बराबर 2i माइनस का 2r। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका जो एंगल्स है आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश किसके बराबर? ए के बराबर। तो यहाँ पर हम ए लिखे देते हैं, यहाँ पर हम ए लिखे देते हैं, यहाँ पर हम ए लिखे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसा कि ये ए बराबर आर प्लस आर है, आर प्लस आर, तो इसके यहाँ पर हमने ये रख दिया है समीकरण नंबर 4 से, क्योंकि आर प्लस आर डैश बराबर ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ए प्लस का डेल्टा एम इक्वल 2i, तो ए प्लस का डेल्टा एम अपान 2 बराबर आई। ये हमको हो गया है, आपतन कोण भी मालूम हो गया है। अब हम यहाँ पर आर डैश को आर के बराबर रखते हैं। समीकरण 4 से ए बराबर आर प्लस का आर डैश, इसलिए ए बराबर आर प्लस का आर, ए बराबर हो गया 2r, ए अपान 2 इक्वल हो गया आर, और ये आपका हो गया आर का मान। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आई और आर का इतना पीछा क्यों किया? क्योंकि स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। n इक्वल साइन आई का मान क्या निकला है, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन r का मान क्या निकला है, a अपॉन 2। r का मान निकला है a अपॉन 2, तो साइन a अपॉन 2 आपका ड्राइव बनता है। ये था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अब मैं थोड़ी चर्चा प्रिज्म के पतले प्रिज्म के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए एक बात आप ये समझ लीजिए, अगर प्रिज्म पतला है, प्रिज्म पतला है, ये कोण ए, पतले प्रिज्म का जो मान होता है वो 5 अंश या फिर इससे कम होता है, 5 अंश या इससे भी कम होता है। तो 5 अंश की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर एम्प्लाइज ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 तथा साइन ए अपॉन 2 बराबर ए अपॉन 2 रखने पर, तो n इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। तो a इक्वल ये आपका हो गया a प्लस का डेल्टा एम अपॉन 2 और a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n इक्वल क्या हो गया, n इक्वल हो गया a प्लस का डेल्टा एम अपॉन a। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं क्या, एन ए इक्वल ए प्लस का डेल्टा एम। तो एन ए माइनस का ए बराबर डेल्टा एम, ए आपका कॉमन हो गया, एन माइनस 1 इक्वल डेल्टा एम। तो इस प्रकार डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। तो हम कह सकते हैं प्रिज्म के पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। इस सूत्र में से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक और उसके प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन को भी ड्राइव करेंगे, एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तिरसठ अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, तो आपतन कोण क्या होगा। 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, 29 अंश है। पूर्णविराम। आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात करो, आपतन कोण ज्ञात करो, तो ज्ञात करो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण ज्ञात करो। जैसा कि हम जानते हैं, हमने फार्मूला टाइप किया आई बराबर ए प्लस का डेल्टा एम अपॉन 2, नंबर एक फार्मूला था, और दूसरा फार्मूला टाइप किया था ए अपॉन 2। अब यहाँ पर लिखा है 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का, तो ए बराबर हो गया 63 अंश, न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, डेल्टा एम बराबर 29 अंश। तो नंबर एक आपतन कोण आई बराबर वाट, नंबर दो आर बराबर वाट। सूत्र आपके पास है, चूँकि आई बराबर ए प्लस का डेल्टा एम अपॉन 2
तो आई इक्वल ए का मान है 29 और डेल्टा एम का मान है 63। ए का मान है 63 अंश और इसका मान है 29 अंश बटे 2। 9 3 12, 6 2 8 और 1 9 बटे 2। आई बराबर 2 चौको 8, 2 छंग 12। ये आपको हो गया आपतन कोण 46 अंश। 46 अंश। और अपवर्तन कोण क्या होगा? आर बराबर ए अपान 2। आर बराबर ए का मान क्या है? 63 बटे 2। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 एक अन्नम 2, यानी इतना हो जाएगा 31.5 अंश। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, उसको भी आप अच्छे से देख लें। एक 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? एक 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? तो प्रिज्म का अल्पतम मतलब न्यूनतम, अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दिया है साइन 48 अंश 6 मिनट, दिया है साइन 48 अंश 6 मिनट बराबर 48 अंश 6 मिनट बराबर 0.75। अब यहाँ पर n इक्वल दिया है 1.5, ये आपको पढ़ा, और a इक्वल दिया है 7 अंश। प्रिज्म कोण तो प्रिज्म का अधिकतम विचलन कोण डेल्टा m इक्वल 8, और वो वैल्यू हमको मालूम है। n इक्वल साइन a प्लस का डेल्टा m अपान 2 पूरे का बटा साइन a अपान 2। n की जगह पर 5 लिख दिया, a का मान 7 लिख दिया, डेल्टा m हमको फाइंड करना है, और साइन 60 बटे 2 हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1.5 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2, और साइन 60 का आधा हो गया 30। 1.5 इक्वल साइन 60 प्लस का डेल्टा m अपान 2 पूरे का बटा साइन 30 का मान होता है 1/2 मतलब 0.5। इसका इसमें मल्टीपल होगा 15 25 75.1 2 बाद दशमलव हो गया, 2 बाद दशमलव हो गया, और आपको हो गया साइन 60 अंश डेल्टा m अपान 2। और हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं, ये साइन 48 अंश 6 मिनट बराबर साइन 60 प्लस का डेल्टा m अपान 2। दोनों पक्ष में साइन है, फलन करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे दिखाएंगे 48 अंश 6 मिनट बराबर 60 अंश डेल्टा m अपान 2 गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणी 12, और ये आपको हो गया 8 दूनी 16 अधिक 17 और 4 दूनी 8 अधिक 9। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया 97 अंश और 2 मिनट बराबर 60 अंश प्लस का डेल्टा m। तो ये हो जाएगा 97 अंश 2 मिनट माइनस का 60 बराबर का डेल्टा m। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या निकलेगा? ये आपका डेल्टा m इक्वल 37 अंश 2 मिनट, ये आपको हो गया है न्यूनतम विचलन कोण 37 अंश 2 मिनट। जस्ट में एक सवाल और है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं।
किसी प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश, तो प्रिज्म के पदार्थ का विचार ज्ञात करना है। यहाँ पर विचलन कोण 30 अंश है, प्रिज्म कोण 60 अंश है। किसी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। यहाँ पर प्रिज्म कोण ए बराबर 60 अंश, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 30 अंश और एन बराबर 1। फार्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। एन इक्वल ए का मान 30, डेल्टा एम का मान ए का मान 60 है, डेल्टा एम का मान 30 है, पूरे के बटा 2 और साइन 60/2। इस प्रकार एन बराबर साइन 60 30 90/2 और ये आपका साइन 60/2। 90 का आधा साइन 45, साइन 60 का आधा 30 अंश। इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2। एन इक्वल हो गया 2/√2। एन बराबर √2 इंटू √2 अपान √2 कैंसिल हो गया। एन बराबर √2 यानी एन बराबर 1.414। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। जैसे आज की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रिज्म की जानकारी दी है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला, विचलन कोण की जानकारी दी है, विचलन कोण की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनकी भी जानकारी दी है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करके दिखाया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप अपना ख्याल रखें, नजर आगे पढ़ाई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब